Hello beta, in this video we will study about the spore formation. Spore formation is the asexual, it is a asexual mode of reproduction, and this spore formation asexual mode of reproduction is present in fungi or in algae. Means in algae also the spore formation occur, as well as in fungi also the spore formation occur. But in this chapter in your NCERT book the spore formation of fungi is given, that's why I am taking the example of the fungi. Now you know that fungi is unicellular also as well as multicellular. यूनिसेल्युलर फंजाई इज यीस्ट. आपको पता है बेटा यीस्ट एक यूनिसेल्युलर फंजाई है एंड विच डू एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बाय बडिंग. वो बडिंग से रिप्रोडक्शन करती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, विच वी हैड ऑलरेडी स्टडीड. ना द मल्टीसेल्युलर एल्गी जो होते हैं बेटा उनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, फर्स्ट हम लोग उनका स्ट्रक्चर देखेंगे. तो मल्टीसेल्युलर एल्गी में जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, दोज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज हाइफी. नाउ दीज हाइफी मे हैव द पार्टीशन. उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, पार्टीशन प्रेजेंट होता है. इफ द पार्टीशन इज प्रेजेंट देन दिस टाइप ऑफ हाइफी इज कॉल्ड एज सेप्टेट हाइफी. बट इफ देयर इज नो पार्टीशन, कोई पार्टीशन नहीं है, तो न्यूक्लियस जो न्यूक्लियाई हैं दे आर प्रेजेंट इन द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. हाइफी में वो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं. तो इस कंडीशन में जब मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन आ जाती है कि मैनी न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट, क्योंकि सेप्टा नहीं है तो उसको कहा जाएगा एसेप्टेट हाइफी. और एसेप्टेट हाइफी क्या शो करते हैं बेटा, दे शो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन एंड दिस मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन इज कॉल्ड एज सिनोसिटिक कंडीशन. ओके, नाउ अब ये जो हाइफी होते हैं वी आर शोइंग अ मल्टी न्यूक्लिएटेड या सिनोसिटिक एसेप्टेट हाइफी. Many hyphae they form a network like structure and this network like structure is called as mycelium. What it is called as mycelium. अब mycelium में a small thread like structures are present which are called as rhizoids through which it can absorb food. अब network of hyphae that is called as mycelium. तो हम simply किसका example ले रहे हैं बेटा, we are taking the example of rhizopus. Rhizopus which is also known as bread mold. Now what we have to say कि rhizopus के अंदर during favorable condition, ये चीज़ ध्यान रखना बेटा, when the spore formation occur during favorable condition. जब favorable condition होती है at that time sporulation occur. क्या होता है बेटा, sporulation होता है. ठीक है, तो स्पोरुलेशन कैसे होता है कि सिंपली जो हाइफी है, जैसे सपोज ये हाइफी है, एक नेटवर्क आ रहा है माइसीलियम का, हम किसी भी तरह से बना सकते हैं. देयर इज नॉट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ दिस. मैं सेप्टेट नहीं बना रही हूँ, एसेप्टेट कंडीशन बना रही हूँ. तो उसमें वन ऑफ द हाइफी दैट विल गिव राइज टू अ वर्टिकल स्ट्रक्चर. ओके, वर्टिकल स्ट्रक्चर एंड अल्टीमेटली फॉर्म अ ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर. एक ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर शो करते हैं और उसके अंदर इस तरह से. नाउ दिस पोर्शन इज कंटेन मैनी स्पोर. इस पोर्शन में क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पोर. इसको मैं थोड़ा सा और मैग्नीफाई अगर ड्रॉ करती हूँ तो यू कैन इजीली सी दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर. A big blob-like structure and here the spores are present. यहाँ पे बेटा ये spores present है. This portion which does not form spore, जो part spore नहीं बनाता, that is called as columella. And this is the complete, it is called as sporangium. What it is called as, it is called as sporangium. Sporangium मतलब sporangia form जिसमें होता है. And these are small spores. These are what? These are called as spores. ठीक है, या फिर इनको कह सकते हैं हम sporangiosspores. क्या कह सकते हैं,
स्पोरेंजियो स्पोर्स। और जिसके ऊपर स्पोरेंजियम बॉर्न करता है इसको कहा जाता है स्पोरेंजियो फोर। तो 3 वर्ड्स आपको पता होने चाहिए, स्पोरेंजियो फोर which arises from the hyphae and bear sporangium. Sporangium is the blob-like structure which have the spores, and spores are also called as sporangiospores. Okay, sporangiospores, sporangium and sporangiophore, and it is mostly present in the hyphae which have which condition? Cenocytic, and cenocytic means you know it is multi-nucleated condition. Now these spores are there. तो ये जो स्पोर्स होते हैं दे आर कवर्ड बाय अ थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग. तो नाउ आई विल मेक अ सिंगल स्पोर. अब मैं एक सिंगल स्पोर ड्रॉ करती हूँ बेटा. तो सपोज दिस इज अ सिंगल स्पोर. इट इज कवर्ड बाय अ थिक प्रोटेक्टिव वॉल. ये एक थिक प्रोटेक्टिव वॉल से कवर्ड रहेगा. दिस इज कॉल्ड ए स्पोर. Now this spore is transported from one place to another place. It is very microscopic, not visible with the naked eyes. Microscopic होते हैं. They are transported with the help of wind and they can settle anywhere on any object. किसी भी object पर settle हो सकते हैं. When तो ये इस तरह से air के through they get disperse. तो they disperse मतलब एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं. Disperse and सेटल एनीवेयर. कहीं पे भी सेटल हो सकते हैं. नाउ वेन एवर दे गेट द फेवरेबल कंडीशन, वेन एवर दे गेट, दे मीन्स स्पोर्स गेट फेवरेबल एनवायरमेंट, दे जर्मिनेट and give rise to new hyphae. क्या बना देते हैं बेटा? न्यू hyphae प्रोड्यूस कर देते हैं. तो इस तरह से इनके अंदर रिप्रोडक्शन होता है. किस में बेटा? फंजाई में, बाय द स्पोर फॉर्मेशन. तो दिस इज हाउ द स्पोर फॉर्मेशन अकर इन द फंजाई. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है और किस कंडीशन में हो रहा है? फेवरेबल कंडीशन में हो रहा है. और दूसरा जो स्पोर फॉर्मेशन हो रहे हैं, तो जो स्पोरेंजियोफोर्स बन रहे हैं वो कौन सी, किस तरह की हाइफी है बेटा? सीनोसिटिक एसेप्टेड कंडीशन की है. तो ये 3-4 क्वेश्चन इस वाले पार्ट में से बन सकते हैं. और ये यूजुअली स्पोर इनेबल देम टू पास द अनफेवरेबल कंडीशन. यानी स्पोर इनको इनेबल करता है कि ये अनफेवरेबल कंडीशन को पास कर सकें. क्यों? बिकॉज दे हैव अ थिक वॉल अराउंड देम. इनके चारों तरफ एक थिक वॉल प्रेजेंट होती है, इसलिए ये फेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन को पास करने में हेल्प करते हैं. ओके, नाउ वी कम ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नाउ इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि two parents of opposite sex which involve पहला पॉइंट गैमेट फॉर्मेशन एंड सेकेंड इज द फर्टिलाइजेशन. Fertilization, what it is also called as fusion of male and female gamete. यानी मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न. ये दो इवेंट्स आर नेसेसरी इन अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहली चीज़ है, 2 पेरेंट्स ऑफ द अपोजिट सेक्स आर नेसेसरी. यानी 2 पेरेंट्स होने चाहिए. वन शुड बी द मेल एंड अदर शुड बी द फीमेल. मेल विल प्रोड्यूस मेल गैमेट, फीमेल विल प्रोड्यूस फीमेल गैमेट. देन देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ गैमेट and ultimately the fusion of gamete takes place.
ये तो हो गया बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नाउ वी कम ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज व्हाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी. क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी. क्यों जरूरी है? जब हमने ये देखा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व का हो रहा है बेटा, और वो सिंगल पेरेंट बहुत इजीली फेवरेबल कंडीशन में मल्टीपल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं, एंड जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं दे आर ऑल्सो द क्लोन. क्लोन मीन्स जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म. अब जब जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं तो उनके जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एज इट इज़ रह रहे हैं, देयर इज़ नो डाइल्यूशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक. तो फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या ज़रूरत आ गई, है ना? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम कहते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एन इलेबोरेट का मतलब होता है बहुत लेंदी, इलेबोरेट, कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस. जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक इलेबोरेट, कॉम्प्लेक्स और स्लो प्रोसेस है, किसके कंपैरिजन में? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में. क्यों? क्योंकि इसमें क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है. फर्स्ट, जो ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोडक्टिवली मैच्योर होता है, इट विल टेक टाइम. देन गैमेट फॉर्मेशन, दैट ऑल्सो टेक्स टाइम. Then the transfer of gamete is there, which is a complex process. Next, the fusion of the male and female gamete, that is also a complex process. Okay. Then fertilization, after fertilization development is also a slow process. तो हम ये कह सकते हैं कि जब इतना elaborative, complex और slow process है तो फिर why it is necessary. तो simply बात आती है बेटा, हमने एक वर्ड पढ़ा था वेरिएशन, है ना? हमने क्या वर्ड पढ़ा था? वेरिएशन. वेरिएशन मतलब कि द ऑर्गेनिज्म और द इंडिविजुअल बिलोंग्स टू द सेम पॉपुलेशन, या द इंडिविजुअल बिलोंग टू द सेम स्पीशीज बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. यानी द डिफरेंस बिटवीन द टू ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज इज कॉल्ड एज वेरिएशन. तो व्हाट इज वेरिएशन? द डिफरेंस बिटवीन द ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज, ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द टू ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज. किसी भी स्पीशीज़ के दो इंडिविजुअल के बीच में जो भी डिफरेंस आता है दैट इज कॉल्ड एज वेरिएशन. अब वेरिएशन किस वजह से अराइज होते हैं बेटा? तो वेरिएशन के मैंने पहले भी क्लास में आप लोगों को बताया था, वेरिएशन अराइज होने के बहुत सारे रीज़न हैं. जब सबसे फर्स्ट हमने कहा था द कॉपिंग ऑफ DNA इज़ नॉट 100% एक्यूरेट, कि एवरी टाइम वेन एवर द रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस some mutation may, some changes may occur and that is called as mutation which can bring the variation. लेकिन simultaneously मैंने ये भी बताया था कि अगर म्यूटेशन से वेरिएशन सिंपल और स्मॉल होता है तो then the organism may able to survive. But if the same variation, if mutation large हो, है ना, तो द पॉसिबिलिटी इज दैट द ऑर्गेनिज्म मे नॉट बी सर्वाइव. तो स्मॉल चेंजेस, स्मॉल जेनेटिक चेंजेस विच इज कॉल्ड एज म्यूटेशन, दैट मे कॉजेज द वेरिएशन. ये तो फर्स्ट कॉज हो गया वेरिएशन का. सेकेंड, क्रॉसिंग ओवर. आई ऑलरेडी डिस्कस विथ यू, ड्यूरिंग द क्रॉसिंग ओवर एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटीरियल अकर. क्रॉसिंग ओवर की अगर हम डेफिनेशन देते हैं तो हम ये डेफिनेशन देते हैं कि व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर. Crossing over is the exchange of chromosome या exchange of chromatin material between two non-sister
chromatid of homologous chromosome. ओके, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड मतलब अगर सपोज मैं ये ले रही हूँ कि दिस इज द क्रोमोसोम, वन क्रोमोसोम, दीज आर द homologous this is the sister chromatid. Now I have one more chromosome, because its shape and size is the similar, so it is called as homologous chromosome. This arm and this arm, this and this, or this one and this one, these are called as non-sister chromatid. So the exchange of the chromatid या the exchange of the chromatin material between two non-sister chromatid of homologous chromosome, that is called as crossing over, and this crossing over also brings variation. Second thing, millions of male gametes are formed, and ऐसे ही millions of female gametes are formed, and which gamete fuses with which of the male gamete, that is according to the law of probability. तो every time the different gametes are fusing, तो that also brings variation. तो सिंपली हम कह सकते हैं कि वेरिएशन किस लिए ज़रूरी है बेटा, तो वेरिएशन इज़ असेंशियल, दैट आई ऑलरेडी स्टडीड कि वाई वेरिएशन इज़ नेसेसरी. तो वेरिएशन इज़ असेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज़. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेटा क्लास में. तो अब सबसे पहले चीज़ है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों नेसेसरी है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ नेसेसरी फॉर ब्रिंगिंग आउट द वेरिएशन, है ना. वेरिएशन कैरिड आउट हो उसके लिए क्या ज़रूरी होते हैं बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ नेसेसरी. ओके, नाउ अब हमको लेना है बेटा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट. तो फर्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. फ्लावरिंग प्लांट्स अगर हम बोले तो हम ये भी बोल सकते हैं इसको बेटा, दीज आर द एंजियोस्पर्म. क्या होते हैं ये, एंजियोस्पर्म होते हैं. और एंजियोस्पर्म यानी कि दोज एंजियोज, एंजियोज मीन्स कवर्ड, स्पर्म मीन्स सीड, द सीड विच इज़ कवर्ड बाय ओवरी, एंड ओनली द एंजियोस्पर्म प्लांट्स बियर फ्लावर. यानी केवल एंजियोस्पर्म प्लांट्स में ही फ्लावर होते हैं. और जब when we are talking about the sexual reproduction of flowering plant, it means we are talking about the sexual reproduction in angiosperm. Okay, तो अगर आप लोगों को याद हो, मैंने प्रीवियस क्लास में ये बताया था कि कोई भी प्लांट जो होता है फ्लावरिंग प्लांट, उसके दो पार्ट्स होते हैं बेटा. वन इज़ द वेजिटेटिव एंड सेकेंड इज़ द रिप्रोडक्टिव. वेजिटेटिव में आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द रूट, स्टेम एंड लीव्स. दीज आर द वेजिटेटिव पार्ट जो हम लोगों ने ऑलरेडी वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में एक्सप्लेन किया है. रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है दैट इज फ्लावर. फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट. तो नाउ वी हैव टू स्टडी, फर्स्ट वी हैव टू स्टडी अबाउट द फ्लावर. हमको फ्लावर का स्ट्रक्चर करना है. तो सबसे फर्स्ट मैं लेती हूँ बेटा कि व्हाट इज़ फ्लावर. तो फ्लावर मैं कह सकती हूँ इट इज़ अ हाईली कंडेंस्ड मॉडिफाइड शूट. ये क्या है बेटा, एक हाईली कंडेंस्ड मॉडिफाइड शूट है. शूट मतलब स्टेम जो कंडेंस हो गया है ना. कंडेंस मतलब कि जिसके जो नोड्स हैं दोज नोड्स कम नियर टू ईच अदर, और वी सिंपली से
कि जो भी उसके whorl हैं they are the modified leaf and all the flower whorl are modified leaves. सारे फ्लावर whorl क्या है बेटा? मॉडिफाइड लीव्स हैं. अब हम सबसे पहले आते हैं बेटा कि अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर देखें कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, तो फ्लावर का अगर मैं स्ट्रक्चर लेती हूँ तो बेटा हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. वन इज कॉल्ड एज नॉन असेंशियल whorl, नॉन असेंशियल whorl, WHORL, and second is the essential whorl. As the name indicate, essential whorl यानी जो जिसका होना नेसेसरी है. नॉन असेंशियल whorl का मतलब if it is present it is good, if it is not present then also it is okay. अब किसके लिए प्रेजेंट होना जरूरी है या प्रेजेंट नहीं होना जरूरी है, किस बेसिस पर? तो फ्लावर क्या है बेटा? इट इज़ अ रिप्रोडक्टिव पार्ट. रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो यानी असेंशियल whorl क्या होंगे? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज द असेंशियल whorl. और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अलावा जितने भी पार्ट्स होंगे दैट इज कॉल्ड एज नॉन असेंशियल whorl. क्योंकि अगर रिप्रोडक्टिव whorl को हम लोग असेंशियल में नहीं डालेंगे तो फ्लावर तो किसके लिए मेंट है? रिप्रोडक्शन के लिए. और जब रिप्रोडक्शन के लिए मेंट है और रिप्रोडक्टिव whorl ही नहीं प्रेजेंट हो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है. इसलिए असेंशियल whorl के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आते हैं. तो हम कहते हैं नॉन असेंशियल whorl में द आउटर मोस्ट whorl इज कॉल्ड एज कैलिक्स. उसके बाद में नेक्स्ट होता है दैट इज कोरोला. असेंशियल whorl में भी दो आते हैं बेटा. वन इज द एंड्रोशियम. एंड्रोशियम को हम कह सकते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. दूसरा होता है बेटा गायनीशियम. गायनीशियम को हम कह सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. ओके, तो इट कैन बी एंड्रोशियम, गायनीशियम, कैलिक्स एंड कोरोला. नाउ I will just draw a structure of a typical flower. अगर मैं एक typical flower का structure करती हूँ तो the flower borne on a swollen base that is called as thalamus. तो this swollen base is called as thalamus, है ना बच्चा? अब ये जो thalamus है इसके ऊपर flower borne होता है and this is called as peduncle. What it is called as peduncle. Now simply अगर हम लोग एक ड्रॉ करते हैं तो that is the brightly colored part of the flower. Which we called as petal. Okay. Now they have a green part below this. This is called as the calyx and in the middle मैं एक टिपिकल फ्लावर बना रही हूँ. ये नहीं है कि सब में सेम टाइप का ही स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, सेम टाइप की ही पेटल्स प्रेजेंट होती है. दिस पार्ट इज कॉल्ड एज पिस्टल. ओके, एंड दे हैव अ फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर बाइलोब्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है. तो सिंपली दिस जो इंडिविजुअल ये कंप्लीट अगर मैं whorl लेती हूँ तो इसको हम कोरोला कहते हैं, लेकिन इंडिविजुअल मेंबर इज कॉल्ड एज पेटल. दिस इंडिविजुअल मेंबर इज कॉल्ड एज सेपल. दिस कंप्लीट इज कॉल्ड एज पिस्टल. में इसके 3 पार्ट्स लेते हैं बेटा. अपर मोस्ट that is called as stigma, then long thread like structure is called as style, and lower base that is swollen, it is called as ovary. Okay, so stigma, style, ovary. Stigma, style, ovary together it is called as
पिस्टिल या फिर कार्पल। ओके, स्टिग्मा, स्टाइल ओवरी, टुगेदर इट इज कॉल्ड एज पिस्टिल और कार्पल। नाउ सेम थिंग ओवर हियर, these lobed, bilobed structure is there, it is called as anther, and the thread like structure is called as filament, and together it is called as stamen। तो अगर हम इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं बेटा, तो सिंपली क्या देखेंगे, सबसे फर्स्ट में पार्ट लिखूंगी कि द फ्लावर इज मेड अप ऑफ असेंशियल एंड नॉन असेंशियल वर्ल। द आउटर मोस्ट वर्ल, सबसे बाहर का जो वर्ल है, दैट इज कॉल्ड एज कैलिक्स। तो इन फॉर कैलिक्स आई कैन राइट इट इज द आउटर मोस्ट वर्ल ऑफ द फ्लावर का आउटर मोस्ट वर्ल है बेटा। सेकेंड पॉइंट, इट इज मोस्टली ग्रीन इन कलर। कैसे कलर का होता है बेटा? ग्रीन इन कलर, ठीक है। द इंडिविजुअल मेंबर इज कॉल्ड सेपल। इंडिविजुअल मेंबर को क्या कहा जाता है बेटा? सेपल। सेपल इज द इंडिविजुअल मेंबर। वर्ल, कंप्लीट वर्ल को क्या कहते हैं बेटा? कंप्लीट वर्ल इज कॉल्ड एज कैलिक्स एंड इंडिविजुअल मेंबर इज कॉल्ड एज सेपल। ओके, नाउ फंक्शन क्या है बेटा इसका? व्हाट इज इट्स फंक्शन? तो पहला फंक्शन, इट प्रोटेक्ट the inner wall during bud condition। यानी जब बड कंडीशन होती है उस टाइम में ये इनर वर्ल को क्या करता है? इनर वर्ल मतलब कि कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनीशियम, इनको प्रोटेक्ट करता है। पहला फंक्शन। सेकेंड फंक्शन, एज इट इज ग्रीन इन कलर, एज इट इज ग्रीन इन कलर, तो क्या करेगा बेटा ये? इट डू फोटोसिंथेसिस। ये क्या भी करता है? फोटोसिंथेसिस भी करता है। कौन बच्चा? कैलिक्स। और कैलिक्स का इंडिविजुअल मेंबर इज कॉल्ड एज सेपल। दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। कई बच्चे सेपल और कैलिक्स में कोई डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, उनको लगता है कि कैलिक्स और द सेपल इज द सेम थिंग। नो बच्चे, द कंप्लीट वर्ल इज कॉल्ड एज कैलिक्स and the individual member is called as sepal। अब बेटा इसकी कुछ कंडीशंस आती हैं, दो इट इज़ नॉट इन द NCERT बट फॉर द NTSC पर्पस वी शुड नो द टर्मिनोलॉजी। तो अगर ऑल द सेपल्स आर फ्यूज्ड, अगर सभी सेपल्स क्या हो बेटा? फ्यूज्ड हो, तो उस कंडीशन को कहा जाता है गैमोसेपलस। क्या कहलाता है बेटा? गैमोसेपलस। एंड इफ फ्यूज का मतलब है सारे ज्वाइन हो जाते हैं। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं चाइना रोज। एग्जाम्पल चाइना रोज, धतूरा, ठीक है। सेकेंड कंडीशन, ऑल द सेपल्स आर फ्री। अगर सारे सेपल्स फ्री होते हैं तो देन इट इज कॉल्ड एज पॉलीसेपलस। पॉलीसेपलस यानी कि ऑल सेपल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। सारे सेपल्स एक दूसरे से क्या रहते हैं बेटा? सेपरेटेड रहते हैं। तो ये हो गई इसकी टर्मिनोलॉजी। उसके बाद में नेक्स्ट थिंग हम आते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द कोरोला। तो कोरोला कौन सा वर्ल है बेटा? इट इज द सेकेंड वर्ल। कौन सा वर्ल है? सेकेंड वर्ल। इट इज
ब्राइटली कलर्ड। कैसा होता है बेटा ये? ब्राइटली कलर्ड होता है ना, डिफरेंट कलर्स के होते हैं टू अट्रैक्ट द पॉलिनेटिंग एजेंट। थर्ड थिंग आता है बेटा सिंपली ब्राइटली कलर्ड है। इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द कोरोला इज कॉल्ड पेटल। इंडिविजुअल मेंबर क्या कहलाता है बेटा? पेटल कहलाता है। ओके, अब सिंपली हम ये कहें कि इंडिविजुअल मेंबर इज कॉल्ड एज पेटल एंड कंप्लीट व्हर्ल इज कॉल्ड एज कोरोला। कंप्लीट व्हर्ल क्या कहलाता है बेटा? कोरोला कहलाता है। तो सिंपली हम ये ले सकते हैं कि पेटल्स मे बी ब्राइटली कलर्ड। अब आता है वही कंडीशन कि इफ all the petals are fused, अगर सभी पेटल्स फ्यूज होंगे तो कंडीशन गैमो पेटलस क्या कहलाती है? गैमो पेटलस। एंड इफ all the petals are free, अगर सभी पेटल क्या होंगे? फ्री होंगे, तो देन इट इज कॉल्ड एज पॉली पेटलस। तो कंडीशन क्या कहलाएगी बेटा? पॉली पेटलस कंडीशन कहलाएगी। तो दिस इज हाउ द कोरोला इज प्रेजेंट। नाउ फंक्शन क्या होंगे बेटा कोरोला के? व्हाट आर द फंक्शन? व्हाई दिस नॉन असेंशियल व्हर्ल इज प्रेजेंट? तो पहला फंक्शन है एज दे आर, यहाँ पे दे मैं बात कर रही हूँ अबाउट द पेटल्स, एज दे आर ब्राइटली कलर्ड सो दे अट्रैक्ट पॉलिनेटिंग एजेंट्स। किनको अट्रैक्ट करते हैं बेटा? पॉलिनेटिंग एजेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं। तो एक तो इनका काम हो गया to attract the pollinating agents. Second function, corolla also protect the inner wall. corolla और किसको प्रोटेक्ट करते हैं बेटा? इनर वॉल को भी प्रोटेक्ट करते हैं। तो इस मीन्स एक तो पॉलिनेटिंग एजेंट्स का काम करेंगे, यानी दे अट्रैक्ट द पॉलिनेटिंग एजेंट्स, ठीक है, और दूसरा दे प्रोटेक्ट द इनर वॉल। इनर वॉल मतलब कि एंड्रोशियम एंड गाइनीशियम को। ओके, ये तो हो गए बेटा